नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं डाटा 24 हरीश के साथ। और मैं आज आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी घटना से अवगत कराने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। एक अंधेरी सन्नाटे भरी रात में एक कार झटके खाते हुई बंद हुई और रुकी। कार से नीचे अर्जुन उतरा और कार का बोनट खोला, देखने लगा, लेकिन वह उसे ठीक नहीं कर पाया। अर्जुन ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब उसने ठीक से देखा तो फ़ोन में नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। अर्जुन ने अपनी पत्नी स्नेहा को आवाज़ लगाई। स्नेहा कार से पीछे की सीट पर सोई हुई थी। वह उठी और कार से नीचे उतरकर अर्जुन के पास आई और बोली, मैंने पहले ही कहा था तुम इस खटारा को बेचकर कोई सेकंड हैंड बाइक ले लो, कम से कम ठीक से तो चलेगी। अब देख लिया करो अपने दोस्त को कॉल, वह मैकेनिक को भेजेगा इस खटारा को ठीक करने के लिए। तभी अर्जुन कहता है, अरे वही तो ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। स्नेहा ने कहा, तो अब क्या करेंगे? अर्जुन थोड़ा इधर उधर घूमने लगता है कि शायद नेटवर्क आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अर्जुन कहता है, चलो स्नेहा आसपास देखते हैं कोई मदद के लिए मिल जाए। इस तरह वो दोनों पैदल ही हाईवे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब तक की नींद उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं दिख रही थी जहां उनकी हेल्प हो सके। स्नेहा ने कहा, क्या यार अर्जुन, तुम्हारे इस दोस्त मनीष ने भी कहाँ इस वीरान जंगल में अपना फार्म हाउस बनाया है। अब देखो नेटवर्क भी नहीं है यहाँ, और एक है सुनसान रात का सन्नाटा। मुझे तो डर लग रहा है। तभी बादल गरजते हैं और बारिश होने लगती है। बादल के गरज के डर से स्नेहा अर्जुन की बाहों में लिपट जाती है। अर्जुन खुश हो जाता है। तभी बिजली फिर से चमकती है और बिजली की चमक में उन्हें एक हवेली दिखती है जो अपने से थोड़े ही पास में थी। वह देखकर दोनों वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखा तो हवेली का दरवाज़ा बंद था और वहां पर कोई बेल बटन भी नहीं था। बस बेल बटन के नाम पर एक काली सी रस्सी सांप की तरह वहां लटकी हुई थी, जो शायद ऊपर से आ रही थी। अर्जुन ने उसे पकड़कर खींचा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी स्नेहा आवाज़ लगाने ही वाली थी कि कोई है यहाँ पर, उससे पहले ही अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। ये सुनकर दोनों हैरत में पड़ गए, क्योंकि अब तक उन्होंने यहाँ कोई भी आवाज़ नहीं की। फिर अंदर बैठे आदमी को कैसे पता कि ये लोग यहाँ खड़े हैं? दोनों अंदर गए और अंदर जाकर देखा तो एक आदमी शाही अंदाज में झूले पर झूलता हुआ सिगार पी रहा था, जिसकी उम्र लगभग 70-80 साल से कम नहीं हो सकती थी। अर्जुन ने उसे अपना परिचय दिया और कहा, अंकल, हमें मेरे दोस्त के फार्म हाउस पर जाना है और रास्ते में मेरी कार ख़राब हो गई। मेरे फ़ोन में यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, और अगर आपके पास फ़ोन है तो मैं अपने दोस्त को कॉल कर लूँ? तभी वह आदमी कहता है, तुम्हें दादा ठाकुर के पास सब कुछ मिलेगा। अगर खाना नहीं खाकर आए हो तो मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करूँ? तभी स्नेहा कहती है, नहीं अंकल, थैंक यू, हम खाना खा कर ही निकले थे। दादा ठाकुर ने कहा, चलो ऊपर वाले लास्ट कमरे में टेलीफोन रखा हुआ है, कर लो तुम्हें जिसको कॉल करना है। अर्जुन ठाकुर को थैंक्स बोलकर निकल रहा था कि तभी स्नेहा की नज़र दादा ठाकुर के पीछे लगे फ्रेम पे पड़ी। तो एक फ़ोटो फ्रेम था। वह बिल्कुल खाली सा लग रहा था, जैसे उस फ्रेम में कोई भी फ़ोटो नहीं था। उसे वो देखकर अजीब लग रही थी कि इस इतने बड़े फ्रेम में भी कोई फ़ोटो नहीं है, अजीब बात है। फिर वो दोनों ऊपर गए तो उन्होंने वहाँ भी कई सारे फ़ोटो फ्रेम देखे। अलग अलग लोगों के फ़ोटो थे, लेकिन उन फ़ोटोओं पर किसी भी प्रकार की कोई भावना नहीं थी। सबके चेहरे
मायूस हो रहे थे। अर्जुन और स्नेहा ने सोचा कि ठाकुर का तो बहुत बड़ा परिवार है, और वह दोनों ऊपर वाले लास्ट कमरे में पहुंच गए। वहां पहुंचकर स्नेहा ने फिर से वही बड़ी फ्रेम देखी जो ठाकुर के पीछे लगी हुई थी, जो बिल्कुल खाली थी। उसी तरह तभी स्नेहा ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, ये जो और फ्रेम है, इसमें किसी न किसी की फ़ोटो लगे हुए हैं, और इस हवेली में दो ऐसे फ्रेम हैं जो बिल्कुल खाली हैं और सबसे बड़े भी। अजीब बात है ना। अर्जुन कहता है, अरे स्नेहा, तुम ये सब छोड़ो, जल्दी से मनीष को कॉल करते हैं। तब भी अर्जुन टेलीफोन में नंबर डायल कर मनीष को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी उस टेलीफोन से कॉल नहीं लग पा रहा था। फिर थक हार कर अर्जुन और स्नेहा नीचे आ जाते हैं और दादा ठाकुर से शुरू करते हैं, अंकल, आपके टेलीफोन से भी कॉल नहीं लग पा रहा, पता नहीं क्या इशू है। यह सुनकर दादा ठाकुर कहते हैं, अगर तुम चाहो तो यहाँ रात गुजार सकते हो, सुबह ही निकल जाना, इस हवेली को तुम अपनी ही समझो। और अंत में स्नेहा और अर्जुन को वही रात रुकने के लिए फैसला करना पड़ा, और ऊपर टेलीफोन वाले कमरे में जाकर दोनों सो जाते हैं। उन दोनों को लेटते ही नींद आ गई। रात के करीब 1 बजे होंगे तभी अर्जुन की नींद खुलती है। तभी वह अपने फ़ोन को देखता है कि शायद नेटवर्क आ जाए, लेकिन वह नहीं आ पा रहा था। फिर वह वापस अपने फ़ोन को रख देता है और फिर से सोने की कोशिश करता है। तभी उसकी नज़र अपने ही सामने लगी बड़ी व खाली फ्रेम पे पड़ती है, तो उसे देखकर अर्जुन के पसीने छूट जाते हैं। दरअसल दोस्तों, उस खाली फ्रेम पर अब अर्जुन और स्नेहा की फ़ोटो थी, जिस पे हार चढ़ा हुआ था और उनकी मौत की तारीख लिखी हुई थी। यह सब देख अर्जुन ने स्नेहा को उठाया। स्नेहा उठी, और जब उसने सामने देखा तो उसके भी होश उड़ गए और धड़कनें तेज होने लगी। कहने लगी, अब क्या करेंगे अर्जुन? तभी अर्जुन ने कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। स्नेहा, यह जगह ठीक नहीं है। तभी वो दोनों अपना सामान उठाकर हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, तो वह दरवाज़ा बाहर की तरफ से बंद था, और अब वह फोटोएं जो अलग अलग लोगों की थी, उन सब पे हार चढ़ गए थे और सबकी मौत की अलग अलग तारीख लग चुकी थी। और वो जो यहाँ बड़ा वाला फ्रेम था ठाकुर के झूले के जस्ट पीछे, उसमें अब ठाकुर का फोटो लग चुका था, और ठाकुर इस फोटो में एक डरावनी मुस्कान दे रहा था। उसे पल वहाँ की लाइट चली गई। अर्जुन ने अपने कांपते हुए हाथों से अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन किया। थोड़ी ही देर में अर्जुन का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, और अब अंधेरे में उन्हें उनके अलावा कई सारे लोगों की सांस लेने की आवाज़ आने लगी। अगले ही पल हवेली के बाहर एक चीख सुनाई दी, और वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए उस फ्रेम में सेट हो गए। ये थी हमारी कहानी, जो अगर आपको पसंद आए तो अपना प्यार ज़रूर दे। जल्द लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।